हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग डीपीपी कर रहे हैं दोस्तों। डीपीपी का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर। यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स और स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में तथा ईपीएफओ में जो आएगा जीएस का पोर्शन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं देखते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो ऑप्शन क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। जिसमें हम लोग नॉलेज का अप्लाई करते हैं, लॉजिक का अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं, तब जाके हम लोग आंसर की तरफ पहुंचते हैं। तो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस डीपीपी के तहत आ चुके हैं। जब आप जीरो आई एस के चैनल पर जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में देखिएगा डीपीपी के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए भी डीपीपी हिंदी के नाम से बना हुआ है, जहाँ पे पूर्णतः कंप्लीट हिंदी में डिस्कशन उनका होता है, क्वेश्चंस भी हिंदी में होगा। ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो जीरो आई एस का चैनल है, इसमें आपको सिर्फ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि ईपीएफओ के लिए भी लेक्चर आ रहे हैं। अकाउंटिंग का क्लास चालू हो चुका है और इसके 7 से 8 लेक्चर आ चुके हैं। लेबर लॉ का भी दोस्तों 1 से 2 लेक्चर आ चुका है और डेली बेसिस पे लेक्चर डाला जा रहा है। आपका कोर्स एग्ज़ाम के बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको इसका फ्री पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये जो कोर्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा। इसमें हिंदी आप देखिए, आपको अगर मज़ा नहीं आएगा तब बोलिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे को इतना अच्छा लगेगा अकाउंटिंग और लेबर लॉ, कोई भी चीज़ पढ़ने में बोलेंगे कि यार इससे बेटर मैंने आज तक जो है कहीं भी नहीं पढ़ा था, जो इतना अच्छा तरीक़े से समझा पाए। ठीक, तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। समय के साथ मैं सब चीज़ कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की तैयारी का हो या ईपीएफओ की तैयारी के लिए हो। आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। आपकी तैयारी 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि चाहे वो सिविल सर्विस का हो या ईपीएफओ का हो, 100% तैयारी आपका कंप्लीट करवाऊँगा मैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैनल। आप देख रहे हैं जीरो आई एस, मेरे साथ राहुल बर्नवाल के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये डीपीपी दोस्तों, जो ज्योग्राफी का भी है और इन्वायरमेंट का भी, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होंगे, कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के हैं और कुछ क्वेश्चंस करंट भी हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए इसका पूरा कंप्लीट में डिस्कशन जो है रात के 11 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा जीरो आई एस के चैनल पे, जिसमें क्वेश्चंस भी हिंदी में होंगे और इंग्लिश में, और ऑप्शंस भी हिंदी में होंगे, आंसर भी पूरा एक्सप्लेनेशन व्याख्यान भी हिंदी में किया जाएगा। ठीक है। ये जो लेक्चर है वो अभी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे जो समझ पाते हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे रात के 11 बजे देखें ज़रूर, उनके लिए पूर्णतः हिंदी में डिस्कशन आएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज स्पीकर्स इन इंडिया। तो हम लोग को कुछ लैंग्वेज का ग्रुप दिया गया और बोल रहा है कि प्रतिशत के आधार पे जो सबसे अधिक है उसको सबसे पहले रखिए और जो बाद में उसको सबसे बाद में रखिए। तो देखिए, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो तिब्बतियन और इंडो यूरोपियन। तो आपको पता है दोस्तों कि इंडो यूरोपियन भाषा जो है वो सबसे बोला जो जाता है वो पूरे से, अगर हम इंडिया देखें दोस्तों, तो इंडिया जो नॉर्थ का जनरली पार्ट होता है दोस्तों, उसमें आपको कौन सा भाषा बोला जाता है? इंडो यूरोपियन। ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया का पूरा एरिया इसी में कवर है। समझ में आ गया? इंडो यूरोपियन में। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी एरिया में बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी बोला जाता है, गोवा में भी बोला जाता है, गुजरात में भी बोला जाता है। तो ये बहुत एरिया को कवर करता है इंडो यूरोपियन। ठीक है। और दूसरे इससे तो सबसे बड़ा परसेंटेज किसका होगा? इंडो यूरोपियन का। और नीचे जो बोला जाता है साउथ इंडिया में वो बोला जाता है द्रविडियन। तो मतलब दूसरे नंबर पे कौन होगा? द्रविडियन। तो 4 के बाद 2 होगा दोस्तों। ठीक है। 4 के बाद क्या होगा? 2। तो 2 ऑप्शन में 4 के बाद 2 है, ये भी गया और मेरा ये भी गया। ठीक है। अब देखते हैं कि 1 और 3 में। तो देखिए, ऑस्ट्रिक पता है आपको कि मुंडा जो जनजाति समूह होते हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं।
साइनो तिब्बतियन, साइनो मतलब होता है चाइना, चाइना तिब्बतियन वाला भाषा, तो वो कहाँ पे बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया तो दोस्तों ऐसे ही छोटा है ना। तो सबसे लास्ट में तो आपका देखिए 3 होगा। और ऑस्ट्रिक जो है वो आपका बोला जाता है सेंट्रल इंडिया में, जो आपका एमपी वाला एरिया है दोस्तों। उसके बाद जो है उड़ीसा है, बिहार है, जो यहाँ पे मुंडा उंडा ट्राइब्स जो रहते हैं दोस्तों, वहाँ पे बोला जाता है ऑस्ट्रिक भाषा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4 सबसे अधिक बोला जाता है। उसके बाद द्रविड़ियन आ गया, सबसे कम साइनो तिब्बतियन, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक। तो 4, 2, 1 एंड 3 समझ में आया, लॉजिक लगा के आपने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो 1 का आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडियाज रोड नेटवर्क। भारत के रोड के बारे में, ठीक है, ऐसे गोला कर दीजिए इसके बारे में पूरा अच्छे से, पूरा ये नहीं कि एक एक लाइन चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आराम से ऐसे करके देखिए। अच्छा, रोड के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल हाईवे जो है, ऐसे अंडरलाइन करिए, नेशनल हाईवे जो है बोल रहा है कि सिर्फ मात्र 2% है, पूरे जितना भारत में रोड है उसका 2% नेशनल हाईवे है, लेकिन 40% रोड ट्रैफिक, मतलब है तो रोड का लेंथ नेशनल हाईवे का, राष्ट्रीय राजमार्ग का 2%, जितना भी इंडिया में रोड है उसका 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। लेकिन जो ट्रैफिक यातायात को सपोर्ट करता है वो 40%, मतलब 40% सामान और आदमी का ढुलाई जो होता है वो नेशनल हाईवे से होता है। तो ये एकदम सही है। नेशनल हाईवे देखिए बहुत कम है, एनएच नेशनल हाईवे आपको बहुत कम दिखता होगा, है ना, बड़े बड़े होते हैं बड़े बड़े शहर में। उसके बाद बोल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाईवे कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो ये रांची है, ठीक है, ये तो रांची का अलग अलग जिला है, डिस्ट्रिक्ट रांची का अलग अलग जिला है ना, जैसे कि गिरिडीह है एक जिला, दुमका है, ठीक है, उसके बाद जैसे कि रामगढ़ है। तो जिस तरह से रांची से सभी जिला कनेक्टेड है जिस रोड के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे। उसके बाद एक रोड होता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट रोड कौन होता है, तो जो अब देखिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे शहर होंगे, जैसे राजधनवार है ना, जैसे पचम्बा है। तो जो जिला को छोटे छोटे शहर से जोड़ता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं जिला राजमार्ग, जिला रोड। समझ में आया। तो सबसे जो ज़्यादा रोड का लेंथ है वो है ग्रामीण रोड का, सबसे ज़्यादा रूरल रोड। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड जिला का, फिर है स्टेट रोड, स्टेट हाईवे, और सबसे कम है नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवे कितना है दोस्तों, नेशनल हाईवे कितना याद रखिएगा, 2% पूरे रोड का। स्टेट हाईवे कितना है, 3%। ठीक है, ग्रामीण हाईवे, उसके बाद ये जो ग्रामीण हाईवे है, इन दोनों को मिला के समझ लीजिए 90% के आसपास है दोस्तों। समझ में आया। तो नेशनल हाईवे 2% है, एकदम सही है। 40% ट्रैफिक लेते ये सही है। स्टेट हाईवे 10% नहीं है, कितना है मैंने बताया, 3%। तो करेक्ट कौन सा है, 2 का ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज द टर्म होम शोरिंग इसेंशियली रिफर्स टू, बोल रहा है कि होम शोरिंग क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहले ये जाइए, आर्थिक गतिविधि है। तो आपने सुना है कि होम शोरिंग अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया था, तो लोग घर में बैठ के जो है अपना काम कर रहे थे, तो उसको बोलते हैं होम शोरिंग। ठीक है, तो ये होगा प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग वर्कर्स हु डू देयर वर्क रिमोटली फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑफिस। ठीक है, अगर आपको इसमें गेस करना है तो ये कि होम है, होम मतलब घर होता है, तो जहाँ जहाँ होम है उसको हम लोग देख सकते हैं यार कि जो है इसका आंसर हो सकता है लॉजिक लगा के। तो बोल रहा है कि इसमें देखिए प्रैक्टिस ऑफ रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री नियर द कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन के बीच में इंडस्ट्री का, यहाँ कहीं भी होम शोरिंग में इंडस्ट्री का लिंक है नहीं है, तो ये गया। फिर बोला प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इन हाउस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स बाय फिनटेक। तो फिनेंशियल जो टेक्निकल कंपनी जो होती है, जो लोगों को ट्रेनिंग देती है, कहाँ पे देती है, तो फैक्ट्री के अंदर। इन हाउस ट्रेनिंग समझते हैं दोस्तों, इन हाउस ट्रेनिंग मतलब होता है जैसे कि कोई फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री के अंदर ही लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उसको इन हाउस बोलते हैं। तो बोल रहा है कि फिनटेक कंपनी जो ट्रेनिंग देती है नए लोगों को, तो ट्रेनिंग कहाँ देगी, फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी। जैसे कि फाइनेंशियल टेक कंपनी का मतलब समझ लीजिए कि मुथूट फाइनेंस है, तो अगर वो ट्रेनिंग दे रही है तो अपने फैक्ट्री में देगी ना, लेकिन यहाँ पे होम है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू अनपेड एक्टिविटी लाइक चाइल्ड केयर।
तो बच्चे का जो केयर करती है महिला, जैसे माँ कर रही है केयर, ठीक है, तो उनको पैसा नहीं मिलता है, बच्चे का नहीं मिलता है पैसा। तो बोल रहा है कि उनको पैसा प्रोवाइड करने का एक प्रथा है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि घर में ही बच्चा पाला जाता है और ये भी, लेकिन ज़्यादा देखिए यहाँ पे है कि तो आदमी काम कर रहा है कहाँ से, घर रिमोटली, और रिमोटली मतलब दूर एरिया से, दूर एरिया में कहाँ बैठ के, घर पे ही तो बैठ के काम करेगा बाहर का, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं होम सॉरी। समझ में आ गया? ऐसे भी लॉजिक लगा के आप सॉल्व कीजिए प्रश्न, ठीक है। धीरे धीरे आपको आ जाएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जगमत होत सुजान, ठीक है। मतलब अभ्यास करते रहिएगा तो आपका नॉलेज, उसका माइंड उसी लाइन में सोचने लगेगा, ठीक है। अगर एक दिन में ये सब नहीं होता है, जिस तरह कुआं में रस्सी के द्वारा दाग हो जाता है दोस्तों, रस्सी कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन कुआं के जो पत्थर उसको क्या कर देता है, पूरा दागी कर देता है, उसको गड्ढा कर देता है। उसी तरह जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका माइंड उसी लाइन में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसी लाइन में आपको ऑटोमेटिक थिंकिंग आ जाएगा, ठीक है। यूपीएससी में 200 नंबर में से 100 नंबर कट ऑफ जाता है, आसान नहीं है लाना। आप ये देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम होता था, लोग लाते थे 90-95% मार्क्स लाते थे ना 100 में। जब इतना मार्क्स लाया जा सकता है तो 200 में 100 लाना भारी बात है क्या? नहीं। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और जो भी मैं बोलता हूँ उसको नोट्स के साथ में कॉपी रखिए। इसको कोई मूवी की तरह मत सुनिए कि मूवी चल रहा है, नोट्स भी रखिए कि अच्छा इसमें ये लॉजिक लगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये सर बता रहे हैं, तो वो सब नोट कीजिए, ये आपको रिवीजन करने में काम आएगा। और नोट्स ऐसे कीजिए, फोल्डर अलग अलग बना के, मतलब एक कॉपी ले लीजिए, उसको कुछ पार्ट ज्योग्राफी के लिए रख दीजिए, कुछ पार्ट हिस्ट्री, कुछ पार्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, ऐसा। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसको साथ साथ आप लिखते रहिए। इससे रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। लास्ट में जब एग्ज़ाम आपका आएगा 28 मई को, तब उसके में बहुत मदद होगा। या ईपीएफओ का भी जब पेपर होगा तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 अब। विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम एक पाइपलाइन था, उसके बारे में बताना है। बोल रहा है इट इज़ एन एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन दैट रन्स वाया द नॉर्थ सी। बोल रहा है इट क्रॉसेज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ओनली जर्मनी एंड रसिया, ठीक। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो उसको आप स्किप करिए, उसको आप अटैम्प्ट नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए आप। क्योंकि आपको 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं करना, आपको कितने करना है, 60 से 65 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, सिंपल। मतलब 30-35 क्वेश्चन आपको गलत कर के आइए या छोड़ के आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नहीं, इसको नहीं पता है तो छोड़िए। नॉर्थ स्ट्रीम देखिए पाइपलाइन क्या है कि ये बाल्टिक सी से जाती है, ठीक है, नॉर्थ सी से नहीं जाती है। यूपीएससी ऐसे ही करता है, उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे कोई और सी का नाम था, दे दिया नॉर्थ सी। नॉर्थ सी नहीं है, बाल्टिक सी है। और दूसरा, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तो जाती है, लेकिन सिर्फ जर्मनी और रसिया में नहीं जाती है, बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, उसमें भी जाती है। तो ये भी हमारा गलत है, ठीक। तो करेक्ट पूछा है तो 4 का होगा डी, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। अगले बार आप याद कर लीजिए इसको, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो बाल्टिक सी में जाती है, बाल्टिक सी से, और रसिया, जर्मनी, उसके बाद जो है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे कंट्री से जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। मैप में देख लीजिएगा आप, मैप में आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी एटलस जो भी आपका होगा उसमें देख लीजिएगा बाल्टिक सी का लोकेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बाल्टिक सी के इर्द गिर्द कौन कौन से देश हैं और नॉर्थ सी के इर्द गिर्द कौन कौन से देश हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार पूछा है क्वेश्चन कि कंट्री का नाम दे दिया और बोल दिया कि इनमें से कौन से कंट्री मेडिटेरेनियन के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 का डी, ठीक है। अगला है 5 का, स्पैरो पॉइंट, मॉरिसविली, स्कंड, थॉर्पे, पोर्ट टालबोट आर द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दीज सेंटर्स आर बेस्ट नोन फॉर, ठीक। देखिए क्या है ये इंडस्ट्रियल सेंटर, इसको एलिमिनेट करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे? इसमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यूपीएससी ऐसे ऑप्शन सेट नहीं करता, वो ऑप्शन ऐसा देता है कि आपको उसमें एलिमिनेट आप कर सकेंगे। तो देखेंगे अगर आप दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी के डेट में इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है वो क्या है? आयरन एंड स्टील है कि नहीं? एकदम है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल दवा दारू है क्या? है। आईटी है। क्या कॉटन टेक्सटाइल अभी के डेट में उतना ज़रूरी है? नहीं है। इसको आप काट दीजिए, मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता है,
ठीक है, लॉजिक लगा के यूपीएससी ऑप्शन आंसर वही देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार पूछा था कि कोई दे दिया था कोई मटेरियल, अब पूछा था कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किस में यूज होता है, तो एक था कि इन्वायरमेंट के लिए, दूसरा है कि लिपस्टिक बनाने के लिए, तीसरा है कि ये, चौथा ये। अब लिपस्टिक का क्या काम है दोस्तों, उतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट एक ऑप्शन था। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, पूरा गवर्नमेंट पूरा यूनाइटेड नेशन फोकस कर रहा है। तो उसका आंसर क्या था, यूनाइटेड नेशन। जो भी फेमस स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादा होता है चांस उसका सही होने का। अगर आपको पता है कि अच्छा इन चारों में ये ऑप्शन है तब तो आप वही मारिए, लेकिन आपको गेस करना है तो जो फेमस होगा उसको मारिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब है आपने IT टेक पार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भैया इसमें तो होना चाहिए सिलिकॉन वैली, इसमें होना चाहिए वाशिंगटन, ये सब होना चाहिए फेमस। ये सब कहाँ आपने सुना है क्या, स्पैरो पॉइंट, मॉरिस वैली, आपने सुना है कि इंडिया के लोग जैसे अमेरिका में जाते हैं IT में काम करने, तो कभी सुना है, बोलते हैं कभी मैं स्पैरो पॉइंट में काम करता हूँ? आपने सुना होगा, बोलेंगे क्या, अरे मैं सिलिकॉन वैली में हूँ, मैं मैसाचुसेट्स में हूँ, बोलते हैं ना। तो यानी ये भी हमारा नहीं है। ठीक है। अब बचा दवा बनाने वाली इंडस्ट्री और दूसरा बचा आयरन एंड स्टील। तो आपको गेस करना है, तो आप जाइए, जो दोनों में और ज़्यादा फेमस कौन है, आयरन एंड स्टील में और दवा में, तो आयरन एंड स्टील। समझ में आया? तो जो 5 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा A। समझ में आया? तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर जोड़ा है, एक तरफ और है, ठीक है, लोकेशन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि और मिनरल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक तरफ और है, दूसरा तरफ लोकेशन है। तो बोल रहा है माइका नेल्लोर में मिलता है, कॉपर बालाघाट, बॉक्साइट मैकाल। तो अगर आपने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज्योग्राफी, क्लास 11-12 की NCERT, तो आपको पता होगा कि माइका जो होता है दोस्तों छोटा नागपुर में मिलता है, हजारीबाग ये कोडरमा में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर जगह है वहाँ भी मिलता है, मतलब ये हमारा सही है। कॉपर जो है आपको ने सुना होगा, कॉपर जो होता है दोस्तों वो खेतरी में मिलता है, राजस्थान के खेतरी में। ठीक है, MP के बालाघाट में और झारखंड के सिंहभूम एरिया में, सिंहभूम, मतलब ये भी हमारा सही है। बॉक्साइट होता है किसका, और होता है जो दोस्तों एल्युमिनियम का फुल फार्मूला होता है Al2O3 बॉक्साइट का। ठीक है, तो ये आपका जो है MP का जो दोस्तों मैकाल रेंज है ना, मैकाल हिल, वहाँ पे भी ये मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इसका भी ये भी सही है। उड़ीसा में भी बॉक्साइट बहुत पाया जाता है। ठीक है, अमरकंटक में भी बॉक्साइट मिलता है। तो हमारा जो करेक्टली मैच्ड है दोस्तों वो होगा ऑल द 3 पेयर्स, 6 का होगा C। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप याद रख लीजिए, मैंने जो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया है वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। तो 6 का आंसर होगा दोस्तों C। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स के बारे में है, इसे गोला कर लीजिए। बोल रहा है कि बिफोर 1940 नेशनल गेम्स वेयर नोन एज इंडियन नेशनल गेम्स, ओलंपिक गेम्स। पूरा 1940 के पहले नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स हम लोग बोलते थे। ठीक है, उसके बाद दे हैव बीन कंटिन्यूसली हेल्ड एवरी 2 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। बोल रहा है आज़ादी के बाद ये हमेशा लगातार 2 साल में एक बार हुआ ही हुआ है। ठीक है, और तीसरा है कि ऑफिशियल जो मैस्कट है फॉर 36th नेशनल गेम इज सवज। उसका क्या नाम है, सवज। ठीक, अगर ठीक है मान लीजिए आप दूसरा स्टेटमेंट तो सही मानते हैं, ठीक है, तो ये बताइए अगर 2 साल में हर एक बार होता दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं कि 1940 से पहले भी नेशनल गेम्स होता था जिसको ओलंपिक बोलते थे, तो हम मान लेते हैं कि चलिए 1940 से ही नेशनल गेम्स शुरू हुआ है। 1940 से लेकर अभी क्या चल रहा है दोस्तों, 2023, कितने साल हो गया, लगभग 83 साल। अगर हर 2 साल में एक बार ये होता दोस्तों, ठीक है ना, आज़ादी के बाद बोल रहे हैं ना, 1947 मान लेते हैं, तो 13 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 7 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, 1 मिनट रुक जाइए। अगर 1947 के बाद से मान लीजिए हो रहा है हर 2 साल में, तो 1947 घटा देंगे इससे, मान लीजिए अगर दूसरा कथन तो हो जाएगा 13 में 7 जाएगा तो 76 साल।
तो 38वां होना चाहिए ये ऑफिशियल मैस्कट। अभी न्यूज़ में होगा ना 36वां, ठीक है। 36वां जो था वो आपका हो रहा है अभी, तो ये 38वां होने चाहिए था, 2 करेंगे तो 38वां होना चाहिए था। तो हर 2 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा। मान लीजिए इमरजेंसी चल रहा, 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गया, 1999 में कारगिल हो गया, फिर आपका 1920 में कोरोना हो गया, तो इसमें तो ब्रेक हुआ ही होगा, लगातार तो नहीं हुआ होगा। ये हमारा गलत है। जैसे ही और पूछा है करेक्ट कौन है, कौन सही है, जैसे ही दूसरा काटे तुम्हारा ये और ये गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल गया 7 का डी। तो याद रखिएगा 1940 के पहले नेशनल गेम्स को हम लोग बोलते थे ओलंपिक गेम्स, और ये 2 साल में लगातार हमेशा एक साथ नहीं हुआ है। जब भी इंडिया में विश्व में ओलंपिक हो गया, होने लगा है या एशियन गेम हुआ है, तो हम लोग नेशनल गेम्स उस साल नहीं करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है आवर ट्राइब इज ए ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर्स हु लिव इन ब्राज़ील अमेजन फॉरेस्ट। बोल रहा है आवर ट्राइब जो है वो क्या करता है, हंटिंग करता है और गैदरिंग करता है और ब्राज़ील में रहता है, ठीक है। हिम्बा ट्राइब बोल रहा है कि नामीबिया में रहता है। बयाका ट्राइब जो पिग्मी, बयाका पिग्मी, वो भी एक कहाँ पे रहता है, पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स में रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ट्राइब का है। तो अब याद रख लीजिएगा कि ब्राज़ील में जो ट्राइब में मिलता है दोस्तों उसका नाम है आवा, ठीक है। जो नामीबिया में मिलता है उसका नाम है हिम्बा। ये तभी आपको याद होगा दोस्तों जब आप सर्च मारिए, गूगल पे सर्च मारिए आवा ट्राइब और फिर इमेज में जाइएगा तो उसका फ़ोटो देख लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। हिम्बा ट्राइब देखिएगा, उसका बहुत फेमस ट्राइब है नामीबिया में। उनका फेमस क्यों है, उनका बाल का जो लोग सजाते हैं अपने बाल को रेड कलर का, बहुत मस्त लगता है, देखिएगा, ठीक है। तो हिम्बा ट्राइब कहाँ पे है, नामीबिया में। आवा ट्राइब जो है ब्राज़ील में। फ़ोटो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ब्राज़ील में जैसे आपको पता है पेले वेले करके फुटबॉलर थे, तो उनका चेहरा आपको याद होगा कि ब्राज़ील में आप याद करिए बोल्सोनारो था वहाँ का जो है राष्ट्रपति, है ना, तो उसका उन लोगों का चेहरा आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, आवा ट्राइब याद हो जाएगा कि अच्छा ब्राज़ील के हैं। फ़ोटो देखेंगे तो माइंड एकदम तुरंत रिकॉल कर लेगा। दोस्तों जो बयाका ट्राइब है दोस्तों, ये बयाका ट्राइब जो दोस्तों वो कॉन्गो में मिलता है, तो उसको भी आप फ़ोटो में देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो बयाका ट्राइब पैसिफिक ओशियन में नहीं है, कहाँ पे है, कॉन्गो में। इसके अलावा कुछ और ट्राइब्स हैं जिसको हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो करेक्ट पूछा है तो हम 1 और 2 जाएंगे। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन जनरली कभी कभी ट्राइब से पूछ लेता है, तो जो फेमस ट्राइब्स हैं अलग अलग कंटिनेंट के, तो वैसे वैसे हम लोग को जैसे जैसे टेस्ट देंगे वैसे वैसे वो कंप्लीट होते जाएगा। तो जब आप नोटबुक बना रहे होंगे भी तो लिख दीजिए एक तरफ देश लिख दीजिए, दूसरी तरफ ट्राइब। तो ब्राज़ील में आवा, नामीबिया में हिम्बा और बयाका ट्राइब कहाँ मिलता है, कॉन्गो में, अफ्रीका में, ठीक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडेंजर्ड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो फिर से ट्राइब का आ गया, एक तरफ ट्राइब है दूसरी तरफ देश है। तो बोल रहा है अकुंसू ट्राइब, अकुंसू कोलंबिया में। तो देखिए दोस्तों अकुंसू, आप नाम से अगर देखेंगे तो ये कोलंबिया के जैसा लग रहा है क्या, नहीं, ये कोलंबिया में कहाँ है, चाइना के आसपास एरिया है ना। कोलंबिया कहाँ है बताइए तो देखिए दोस्तों अकुंसू ट्राइब, क्या वो कोलंबिया में है, आपको ध्यान देना। जब भी यूपीएससी देखिएगा, जब भी मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देगा ना तो चेंज कर देता है, ठीक है। जरावा ट्राइब, ये तो आपको पता है अंडमान निकोबार मिलता है, तो ये इंडिया में, ये तो सही है। दूसरा सही है। इसका मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है, 2 and 3 and 2 ओनली। नुगोक ट्राइब ब्राज़ील, यूपीएससी क्या किया है दोस्तों, इसको चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो जो अकुंसू ट्राइब है वो मिलता है आपका ब्राज़ील में, और जो नुगोक ट्राइब है वो कहाँ मिलता है, कोलंबिया में। ऑप्शन कर दिया इंटरचेंज। तो आपको सतर्क हो जाना, जहाँ भी मैच द फॉलोइंग है तो थोड़ा सा सोचिएगा, एक पहलू ये सोचिएगा, एक पक्ष कि यार हो सकता है कि ऑप्शन को घुमा दिया। अगर पता है कि यार ये ठीक है तब तो मारिए, नहीं तो ऑप्शन एक घुमाता है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। तो करेक्टली मैच कौन से दोस्तों, सिर्फ 2 ओनली है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप जब नोट्स बनाए हैं तो फिर लिख दीजिए कि जो ब्राज़ील में है दोस्तों वो आवा तो मिलता है, ये अकुंसू भी मिलता है, मतलब जो भी ट्राइब मिलता है उसका नाम ए से है, देखिए आवा एंड अकुंसू, ठीक है। और एक इंडिया में तो आपको जरावा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कोलंबिया में लिख लीजिएगा नुगक, ठीक है, कोलंबिया में नुगक ट्राइब।
कोलंबिया कहाँ है दोस्तों? साउथ अमेरिका में है। बता आपको ये अमेरिका अगर है दोस्तों तो यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है, वेनेजुएला के बगल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर रिसेंटली द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज अवार्डेड फॉर डिमोन्स्ट्रेटिंग द रिलायबल एक्सट्रैक्शन ऑफ एंशिएंट डीएनए। बोल रहा है मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला? तो डीएनए के लिए मिला। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अभी ये भी याद कर लीजिएगा कि मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला किस में? तो डीएनए की खोज के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि इन ए सेल डीएनए इज फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है, जैसे एक सेल होता है तो सेल में अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है बीच में, ठीक है। तो बोल रहा है कि डीएनए यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एकदम सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और सेल न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है। बोल रहा माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम इज मोर रिट्रीवेबल देन द न्यूक्लियर डीएनए। बोल रहे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीनोम होता है, जीनोम मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस होता है कि किस तरह से डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, उसको पूरे सीक्वेंस को हम लोग जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए को निकाला नहीं जा सकता है। देखिए आपको पता है कि डीएनए जो होता है दोस्तों वो डबल हेलिकल होता है, मतलब दो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। आपने देखा होगा बायोलॉजी की किताब में, साइंस की किताब में, ठीक। तो अगर बहुत सारा न्यूक्लियस में क्या होता है 90% से ऊपर डीएनए रहता है, मतलब 99% समझ लीजिए जितना भी बॉडी में डीएनए होता है उसका 99% डीएनए न्यूक्लियस में रहता है और कुछ % डीएनए कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 99% मतलब बहुत सारा डीएनए है। तो कोई डीएनए ऐसे है, कोई ऐसे है ना, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, तो ये क्या होगा? पूरा हौच-पौच हो गया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है बहुत कम, तो वो ज़्यादा हौच-पौच नहीं होगा। एक डीएनए ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा न्यूक्लियस में पूरा हौच-पौच रहेगा। अब बताइए कि इसको अलग करना आसान है कि इसको अलग करना आसान है? अलग इसको अलग करना आसान है जो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारा सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो जीनोम है मोर रिट्रीवेबल, आसानी से निकाला जा सकता है देन द न्यूक्लियर डीएनए। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों? लॉजिक क्या बोलता है? दोनों सही है। 10 का सी समझ में आया। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर का इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है? बोल रहा है मिनरल डिपॉजिट, पानी का अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो दोनों सब होगा। जहाँ जनसंख्या किस पे प्रभावित होता है? जहाँ पे मिनरल अधिक मिलता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे राजस्थान मिनरल नहीं मिलता है तो वहाँ नहीं रहते हैं ज़्यादा लोग। झारखंड है तो छोटा नागपुर प्लेटू के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिनरल है। इंडस्ट्री आएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग वहाँ पे आएंगे, तो जनसंख्या बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। ये होगा। पानी जहाँ रहेगा वहीं लोग रहेंगे। इसलिए पुराने समय में जो भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो नदी के किनारे हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, है कि नहीं। उसके बाद जैसे कि इंडिया में जैसे कि जो जनपद का समय हुआ, मगध जनपद, वो तुम्हारा गंगा नदी के किनारे हुआ। तो पानी की अवेलेबिलिटी ही डिसाइड करता है। टोपोग्राफी मतलब कैसा है, पहाड़ है कि प्लेन है कि पानी है, कैसा। पहाड़ में लोग नहीं रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड इस समय देखिए बहुत कम लोग रहते हैं। वहीं आप प्लेन में देखिए यूपी में, बिहार में लोग ज़्यादा रहेंगे। अगर पानी वाला एरिया जैसे आइलैंड में बहुत कम लोग रहते हैं ना, तो टोपोग्राफी होता है। और शहरीकरण, शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं। इसलिए देखिए दिल्ली शहर है तो सब लोग वहीं पे जाके रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ रोज़गार भी मिलता है और पढ़ाई कर रहे हैं, सुविधा अच्छा है, स्वास्थ्य का सुविधा अच्छा है। तो जनसंख्या के वितरण को चारों प्रभावित करता है फैक्टर। करेक्ट पूछा है तो हम लोग जाएंगे 1 2 3 4। समझ में आया। 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आप्सपा के बारे में, शॉर्ट में इसको आप्सपा बोलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसमें आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया गया है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीज कर सकते हैं किसी का प्रॉपर्टी, ये सब उसको अधिकार है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दिस एक्ट इज इन्वोक्ड टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। बोल रहा है इसको जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी हुआ था तो उसके लिए लाया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला है कि और जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों के लिए जब इंसर्जेंसी हुआ था तब इसको इन्वोक किया गया था, ठीक है। उसके बाद ओनली द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी कैन डिक्लेयर एन एरिया एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। बोल रहे उस गवर्नर उस राज्य का या उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, वो कर सकता है कि इस एरिया को डिक्लेयर एरिया,
क्या डिक्लेयर कर सकता है, डिस्टर्ब एरिया। याद रखिएगा, कोई एरिया है, मान लीजिए अगर कोई एरिया बड़ा सा है, वो डिस्टर्ब एरिया अगर डिक्लेयर हो जाता है, डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे आप जो है प्रशासन, जो सिविलियन प्रशासन है, सिविलियन प्रशासन मतलब डीएम जो है, जो एसपी है, ये काम नहीं कर पा रहा है, तब उस एरिया को गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर देगा क्या, डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, जब एरिया डिक्लेयर हो जाता है तब वहाँ पे AFSPA लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे आर्म फोर्सेस आ जाएगी और उसको स्पेशल पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ गवर्नर को अधिकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या झाल बजाने के लिए बैठा है क्या, है ना। सब चीज़ अगर गवर्नर ही करेगा तो मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नर नहीं मान रहा है कि डिस्टर्ब एरिया है, लेकिन भाई भारत सरकार के पास पावर होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा इंडिया का जो सुरक्षा का दायित्व है वो किस पे है, भारत सरकार पे। तो भारत सरकार को पावर होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि नहीं, भारत सरकार को कोई पावर नहीं, भारत सरकार बकलोल है, यही ना मतलब हुआ, तो ये गलत है। तो ऐसे ही दूसरा काटे आपने, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब देखना है कि तीसरा सही है कि नहीं। पहले के बारे में भी मुझे नहीं पता। ऐसे भी देखिए, आर्म फोर्सेस कब आया था, 1958 में। आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर को जब स्पेशल कैटेगरी दिए थे 370 में, तो उसका अपना सब अलग अलग था ना। तो क्या ये बताइए, क्या ये कानून जो है बनाया गया होगा नॉर्थ ईस्ट में के लिए तो बनाया गया होगा, क्या जम्मू कश्मीर उसमें शामिल होगा जब 1958 में? नहीं, क्योंकि 1958 में तो भाई उसका स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो उस समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कानून होगा ना। अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया से कुछ डील करना है आर्म फोर्सेस के लिए, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जाके अभी तो 2019 से 20 में ना हटा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हट गया है 370। अब जो भी कानून है जो इंडिया में लगेगा वो जम्मू कश्मीर लगेगा, लेकिन जो 1958 में दोस्तों कानून था, क्या वो जम्मू कश्मीर के में लगता होगा? नहीं लगता होगा ना, इसलिए हमारा ये गलत है। समझ में आया? जैसे ही 1 और 2 गलत है और सब खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, और तीसरा भी गलत है, क्यों कि सभी 6 शेड्यूल एरिया में ये नहीं लगा है। 6 शेड्यूल में कौन से एरिया आते हैं दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा जो है अभी बहुत शांत एरिया हो चुका है, तो त्रिपुरा में ये नहीं है, मेघालय में भी जो है ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो AFSPA कहाँ कहाँ पे? असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सारे एरिया में AFSPA है। ठीक, तो कौन सा करेक्ट है? कोई करेक्ट नहीं है, 12 का होगा डी। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पेयर के जोड़े के बारे में विचार करना है। बोल रहा है कि एक तरफ दिया है पोर्ट्स और दूसरी तरफ दिया है उसका विशेषता। तो कांडला पोर्ट बोल रहा है ये एक टाइडल पोर्ट है, टाइड्स पे डिपेंड करता है। दूसरा है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ये बोल रहा है एक नेचुरल हार्बर है। और कलकत्ता बोल रहा है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। और बोल रहा है विशाखापट्टनम, ये क्या है? तो बोल रहा है सबसे डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, मतलब सबसे गहरा पोर्ट है और चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और बीच में पोर्ट है। ठीक, तो चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। कांडला देखिए गुजरात में, गुजरात का देखिए कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो गुजरात मान लीजिए कांडला पोर्ट यहाँ पे होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, तो ये तो टाइड्स आएगा ना, समुद्र का टाइड्स आएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है। कलकत्ता आपको पता है कि वो हुगली नदी के किनारे स्थित है कि नहीं है? तो ये भी सही है। बोला रिवराइन पोर्ट है और ज़मीन में है, मतलब समुद्र में नहीं है, जब समुद्र से दूर है, एकदम सही है। तो 1 और 3 तो सही है। उसके बाद विशाखापट्टनम पता है आपको कि ये जो है विशाखापट्टनम चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ। विशाखापट्टनम एक शहर है दोस्तों, है ना। पट्टनम मतलब होता ही है पोर्ट। ठीक है, ये भी एक सबसे डीपेस्ट, भारत सबसे गहरा पोर्ट है। और टूटीकोरिन एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल तरीक़ा से बना है। ठीक है, टूटीकोरिन कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है टूटीकोरिन। ठीक, तो नेचुरल है, तो सभी मेरा सही है, करेक्टली पूछा है, मैच्ड है, तो हो जाएगा 13 का सही। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ है ये साउथ, हमें अरेंज करना है। तो अगर आपको पता है कि रसपादस्कया कोल माइन कहाँ पे है, पता है क्या? सरजी कोल माइन कहाँ है? संगटा कोल माइन कहाँ है? झरिया कोल माइन। झरिया तो आपको पता होगा, ये तो इंडिया में, बाकी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो इस ऑप्शन को आप, क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब एक ही पता है तब बाकी तो आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अरेंज करना है कि नॉर्थ से साउथ। ठीक है, हमें किसी का लोकेशन नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं करना होता है, कुछ छोड़ना होता है। समझ में आया? उसके बाद अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया है, तो उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद। ठीक है, तो देखिए, तो राजपदस्कया कोल माइन जो है दोस्तों, ये है रूस में, रसिया में। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए।
सर्जी कोल माइंस, सर्जी कोल माइंस जो दोस्तों ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और संगटा कोल माइंस ये आपका है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में रसिया है, फिर आपका आएगा इंडिया, फिर आएगा आपका इंडोनेशिया, और फिर आएगा आपका लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो 15 का आंसर होगा 1432, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा था रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ माइग्रेशन भी है, मतलब ऐसी जो माइग्रेशन रिपोर्ट है यहाँ भी देखिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन संस्था जारी करता है। तो लॉजिक क्या बोलता है, दोनों एकदम लगभग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब पहला सही है। दूसरा, एज पर द रिपोर्ट मोर पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डिजास्टर देन कॉन्फ्लिक्ट रिवर्सिंग ए हिस्टोरिकल ट्रेंड। बोल रहा है कि ज़्यादा लोग अभी किसके कारण डिस्प्लेस हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, डिजास्टर के कारण, ना कि युद्ध के कारण, ठीक है। पहले लोग युद्ध के कारण होते थे, जैसे वर्ल्ड वार हो गया या कहीं युद्ध हो गया तो उसके कारण होते थे, लेकिन आपको पता है कब डिजास्टर के कारण, कहीं पे बाढ़ आ जा रहा है वहाँ पे लोग चले जा रहे हैं, है ना। उसके बाद सूखा आ गया वहाँ से लोग चले गए, पेड़ वेड़ ख़त्म हो गया वहाँ से लोग चले गए, तो उसके कारण लोग जो है डिजास्टर के कारण हो रहे हैं, ठीक है। अभी कोरोना आया, कोरोना भी एक डिजास्टर के रूप में था, तो उसके कारण लोग डिजास्टर हो रहे हैं, तो ये एकदम ये भी सही है। बोल रहा अफ्रीका रिपोर्टेड लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिजास्टर। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डिजास्टर के कारण लोग विस्थापित होते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, अफ्रीका में उतना डिजास्टर नहीं आता है, अफ्रीका में तो भाई एवरग्रीन पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या डिजास्टर आएगा, वहाँ तो वर्षा बना है, पूरा आराम से लोग खाते पीते हैं, मस्त से रहते हैं, ठीक है। मरुस्थल है लेकिन सहारा मस्त, तो लेकिन बगल में सीप एरिया भी तो है, तो वहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस होते हैं वो लड़ाई झगड़ा के कारण होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कारण होते हैं, डिजास्टर के कारण नहीं होते। डिजास्टर के कारण लोग वहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे कि फिलीपींस है, फिलीपींस के क्या है चारों तरफ क्या है, समुद्र। तो फिलीपींस क्या होगा दोस्तों कि पानी वानी आएगा तो बार बार से डूब भी सकता है, इसका ये वाला एरिया। तो यहाँ के लोग जो है डिस्प्लेस होकर दूर भाग जाएंगे, है ना। उसके अलावा फिलीपींस के पास का जो एरिया है, एशिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपको पता है ज्वालामुखी भी खूब आता है, तो वहाँ से लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एशिया में सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस होते हैं डिजास्टर से, ना कि अफ्रीका में। तो ये हमारा गलत है, करेक्ट पूछा है तो लॉजिक बोलता है 1 और 2 होगा आंसर। 14 का होगा ये, ठीक है। 15 हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। शहर गाँव से जो शहर में माइग्रेशन होता है, लोग विस्थापन होते हैं, वो उसके बारे में बोल रहा है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट एज ए पुल फैक्टर फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बोल रहा है गाँव से लोग जो शहर में जा रहे हैं, तो जो पुल फैक्टर, पुल में देखिए माइग्रेशन जब भी होता है तो वो 2 कारण से होता है, एक होता है पुश और एक होता है पुल। पुश मतलब एक आदमी है, ठीक है। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना। तो एक आदमी है तो यहाँ से इसको पुश किया जा रहा है, भाई यहाँ से भागो तुम। क्यों भागेगा, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा था तभी ये भाग गया, तो उसको पुश बोलते हैं। पुश मतलब किसी मजबूरनवश वहाँ से जा रहा है। पुल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होना, ठीक है। जैसे दिल्ली के लोग तरफ क्यों पुल करते हैं, तो एक तो होता है कि गांव में रोज़गार नहीं है, तो वहाँ से वो लोग धक्के मार के, धक्का मतलब उसको लगा कि अरे यार हमको जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं, जाएंगे करेंगे क्या, तो यहाँ से उसको धक्का लगा। और दिल्ली की तरफ क्यों भागा, क्योंकि दिल्ली में पुल फैक्टर है कि वहाँ के रोज़गार का अवसर है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, मेट्रो है, तो उसको पुल बोलते हैं। पुल मतलब जो खींच रहा है, और पुश मतलब धक्का दे रहा है। तो अगर गांव बोल रहा है, फिर आप पढ़िए कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट एज ए पुल फैक्टर। बोल रहा है गाँव में अगर रोज़गार नहीं है तो वो एक पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर वो नहीं है, वो तो एक पुश फैक्टर है, तभी तो लोग यहाँ से पुश हो रहा है, धक्का जा रहा है कि भाई हमको जाना है दिल्ली। अब दिल्ली में अगर दिल्ली के बारे में अगर बोलेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, तब वो एक पुल फैक्टर है, समझ में आया। तो ये हमारा गलत होगा। ये गांव में अगर रोज़गार नहीं है तो एक तो हमारा पुश फैक्टर है ना, लेकिन ये बोल रहा है पुल, तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है अनरेगुलेटेड माइग्रेशन रिजल्ट इन इलीगल सेटलमेंट एंड स्लम्स इन अर्बन एरिया। बोल रहा है कि माइग्रेशन को अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे मन तैसे लोग इधर उधर जाके सेट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, स्लम डेवलप हो रहा है। तो वही हो रहा है धारावी में, देखिए जो मुंबई में जो स्लम है, क्यों स्लम है कि लोग जो है मुंबई की तरफ बिना सोचे समझे गए और जैसे तैसे सेटल हो गए वहाँ पे, तो स्लम का डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली में भी स्लम का डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो ये एकदम सही है, करेक्ट पूछा है, तो हम जाएंगे ए। तो जो हमारा जो दोस्तों कि पहला जो है गलत है, तो दूसरा सही है, तो हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो 16 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल गैस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेल गैस के बारे में है तो देखिए सेल गैस क्या होता है। सेल याद रखिएगा एक पत्थर होता है, ठीक है। और पत्थर कैसा और पत्थर होता है तो सेडिमेंट्री पत्थर होता है, कोयला टाइप, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऐसे पत्थर हो गए दोस्तों, तो इसमें कण जो होता है छोटा छोटा कण से बना होता है, एकदम बहुत छोटा छोटा कण से, ठीक है। तो इस सेल गैस में क्या होता है, सेल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल का पत्थर होता है दोस्तों, इसमें गैस अंदर कलेक्ट होता है, गैस, ठीक है। तो जब इस हमको पत्थर को फोड़ देते हैं तो गैस बाहर निकल जाता है, और ये गैस जो है ईंधन का यूज करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सेल गैस है दोस्तों वो है चाइना में, चीन में, ठीक है। इंडिया में भी है कहीं कहीं, ठीक। अब पढ़िए, बोल रहे हैं सेल्स आर फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स। मैंने बताया फाइन ग्रेन होता है, सेडिमेंट्री रॉक है, एकदम सही है, करेक्ट पूछा है। तो हमारा ये ऑप्शन हट गया क्योंकि उसमें वन नहीं है। बोला गुआर गम इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। बोला गुआर गम यूज किया जाता है, तो ये भी सही है कि गुआर गम आपको पता है एक गम होता है बहुत, इसमें मतलब एक पेड़ से निकलता है गुआर गम। उसमें क्या होता है देखिए, अगर हमको इस पत्थर को फोड़ना है दोस्तों तो कैसे फोड़ेंगे, पानी के प्रेशर से इसको फोड़ते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि ये सेल गैस जो होता है, पत्थर जो होता है दोस्तों, ये पृथ्वी के बहुत डेप्थ में रहता है, तकरीबन समझ लीजिए 2000 मीटर अंदर रहता है पृथ्वी में। तो इसको हमको पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं पृथ्वी में, ड्रिल कर दिए, पत्थर तक पहुंच गए। अब इस पत्थर को हमें तोड़ना है तो हम पानी ऊपर से भेजते हैं, पानी प्रेशर से भेजते हैं। तो अगर हम नॉर्मल पानी भेजते हैं तो जो उतना आसानी से नहीं टूटता, लेकिन इसमें गुआर गम करते हैं तो गुआर गम क्या होता है, गम अब किसी चीज़ में अगर गोंद डाल देंगे, जैसे मान लीजिए शहद डाल दिए पानी में, तो पानी हो जाएगा गाढ़ा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो और साथ ही साथ इस पानी के साथ हम लोग रेत भी डालते हैं, रेत भी डालते हैं, सैंड भी। तो क्या होता है, पानी और गाढ़ा हो गया गुआर गम के कारण, और उसमें जब बालू मिल गया तो पानी में प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, और जब वो प्रेशर इस पर पड़ेगा पत्थर पे तो पत्थर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो सेल गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए गुआर गम का प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। बोला लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। पानी चाहिए, मैंने बताया पानी और गुआर गम मिला के इसको निकालते हैं, ये भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो करेक्ट को होगा तो होगा 17 का सही। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 18। इस तरह लॉजिक लगा के आप बनाइए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, दिमाग भी लगाइए, लॉजिक भी लगाइए, ट्रिक्स भी लगाइए, तब आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दीज सेटलमेंट्स आर फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर लोकली नोन एज पारा, पल्ली, नगला etc. in various parts of the country. They are often motivated by social and ethnic factors. Such type of settlements are frequently found in the lower valleys of Himalaya and middle and lower Ganga plain. बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो। जो पैसेज दिया है उसमें हमें पता करना है कि कौन सा सेटलमेंट है, ठीक। तो देखिए बोल रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, पारा, पल्ली, नगला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है तो गंगा में मिलता है, लोअर गंगा में। जैसे गंगा पूरा है ये गंगा, तो लोअर गंगा मतलब यहाँ पे और मिडिल गंगा में। इसके अलावा हिमालय के जो लोअर वैली है, मतलब नीचे नीचे हिमालय जो है, अगर ये हिमालय दोस्तों हिमालय है तो इसके नीचे नीचे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा क्या है वो, तो देखिए हम चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं तो आपको आसानी होगा। देखिए जो क्लस्टर्ड है दोस्तों, ये मिलता है आपको वहाँ पे जहाँ पे नदी है इर्द गिर्द है, और नदी के किनारे किनारे लोगों का ग्रुप होता है। जिस तरह देखिए बिहार में देखिए जो गांव होता है वो एकदम इकट्ठे रहता है, एक गांव रहेगा पूरा लोग रहेंगे, पूरा भरा हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो ये कहाँ मिलता है, गंगा प्लेन में मिलता है, लेकिन अपर गंगा में, मतलब जहाँ पे रिवर्स जाती है, ठीक। उसके बाद हेमिल्टेड कहाँ होता है, हेमिल्टेड, तो हेमिल्टेड दोस्तों होता है झोपड़ी से मिली। तो हेमिल्टेड जो होता है दोस्तों वो आपका होता है कहाँ पे, तो ये आपका होता है लोअर गंगा प्लेन में, ठीक है। जहाँ पे लोग क्या रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जाति के लोग जनरली एक जगह रहते हैं, दूसरे जाति के लोग भी दूसरे गांव में रहेंगे, तीसरे के तीसरे मतलब ग्रुपिंग में रहेंगे। जो क्लस्टर्ड होगा क्या होगा, पूरा गांव में सब लोग रह रहे हैं, चाहे वो अलग अलग जाति के हों कोई भी। लेकिन जो हेमिल्टेड होता है, ठीक है, हेमिल्टेड होता है वो क्या होता है, एक जाति के लोग इसमें, जैसे आपने देखा भी होगा, दूसरे जाति के लोग दूसरे, तीसरे जाति के लोग तीसरे जगह में। तो सोशल और इथनिक फैक्टर के द्वारा वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा
ए, ठीक है। और कहाँ मिलता है? हिमालय में और मिडिल लोअर गंगा प्लेन में, ठीक। तीसरा डिस्पर्स्ड होता है। तो डिस्पर्स्ड जो होता है वो दोस्तों वो आपको कहाँ पे मिलता है? वो आपको मिलता है, समझ लीजिए, केरल में मतलब पहाड़ी एरिया में मिलेगा। क्या? डिस्पर्स्ड मतलब दूर है। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर यहाँ है, तीसरा घर यहाँ है, चौथा घर यहाँ, ऐसा, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब में। और सेमी क्लस्टर्ड मतलब क्या होता है? ये ग्रुप में लोग रहते हैं लेकिन इससे कम रहते हैं। तो ये आपको मिलता है गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ लोग ग्रुप में रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर में, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमलेटेड, यहाँ पे लोग रहते हैं लेकिन कास्ट वास्ट के आधार पे, सोसाइटी के आधार पे वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में है, आपने सुना भी होगा, ये बहुत न्यूज में भी रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बोल रहा है, इट इज़ अवॉर्डेड टू बीच ओनली। जहाँ भी ओनली टर्म है आप सतर्क हो जाइए, ठीक। अब अगर आपने पढ़ा है कि यार इसे बीच को मिलता है तब तो आप मारिए, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। जनरली गलत होता है, हम हमेशा नहीं होगा लेकिन जनरली क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, नो बीच इन लक्षद्वीप हैज़ रिसीव्ड दिस सर्टिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, आपको सतर्क अब समझना है थोड़ा। भैया यहाँ पे लक्षद्वीप का क्यों दिया एग्जाम्पल? इसका मतलब ज़रूर दिया होगा कि लक्षद्वीप में हो सकता है कि किसी बीच को मिला होगा सर्टिफिकेट, नहीं तो यहाँ पे तो झारखंड भी तो लिख सकते, झारखंड में तो बीच नहीं है। यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल भी तो लिख सकता था, लेकिन नहीं, लक्षद्वीप ही लिखा। क्यों? कि लक्षद्वीप को मिला होगा, नहीं मिला होगा ऐसा नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा गलत हो गया, तो ये गया और ये गया, ये भी सब ऑप्शन गया। बचा क्या? नन ऑफ दिस। तो तीसरा भी यानी गलत होगा। तो बोला दिस सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए दोस्तों, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन न्यूज़ में रहता है, लेकिन क्या उतना न्यूज़ में रहता है क्या कि जी अगर सरकार किसी चीज़ को देगी तो इसको प्रमोट करेगी ना, करेगी कि नहीं। जैसे सरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, तो आपने हमेशा सुनते हैं कि अरे यार AQI बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण होता है तो भी आप सुनते रहते यार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ, इंदौर पहले पे आया। आपने कभी ऐसा सुना है क्या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? नहीं। तो सरकार इसको नहीं देती है, इसको कौन देता है? कि NGO देती है, उसका नाम है FEE, फेडरेशन ऑफ, जैसे फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? या फेडरेशन या फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क में एक NGO है वो देती है, ठीक है। अभी भारत में लगभग 12 बीच को ये मिल चुका है, ठीक है, जिसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैं वो बता देता हूँ। अंडमान निकोबार में क्या है? राधानगर है, ठीक है। केरल में याद रखिएगा कप्पड़ है, ठीक है। उसके बाद जो पूछेगा दोस्तों, तमिलनाडु में एडन। आप एडन गार्डन कहाँ है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में मत मार दीजिएगा कि एडन है होगा तो तमिलनाडु में, कलकत्ता में होगा। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके अलावा गुजरात में दोस्तों शिवपुर है, शिवपुर और घोघला एक्चुअली देखिएगा तो ये दमन दीव में है, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोवलम है, कोवलम और रूसीकुंडा, ठीक है। और कर्नाटक में 2 है, एक है पाडुगिरी और दूसरा कसरकोड। याद रख लीजिए, कर्नाटक का से कसरकोड और पाडुगिरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20। बोला अरेंज द फॉलोइंग कमोडिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2021 में भारत ने जो बाहर एक्सपोर्ट किया तो सबसे ज़्यादा क्या किया और सबसे कम क्या किया, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, कॉटन का डिमांड है क्या भारत के? कॉटन का नहीं। कौन करता है कॉटन अब? बांग्लादेश, ठीक है ना। तो 3 तो नहीं होगा दोस्तों, 3 जो होगा अभी तो 3 सबसे कम होगा ना। तो 3 सबसे कम किस में है? और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो यही है 3 सबसे कम, मतलब मेरा ये और गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है। अब देखिए फार्मास्यूटिकल सबसे ज़्यादा इंडिया दवा भेजता है कि जेम्स भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, या मिनरल फ्यूल ऑयल करता है?
सबसे ज़्यादा क्या है इंडिया बना के भेजता है दोस्तों को, मिनरल फ्यूल ऑयल। इंडिया का जो ये होता है दोस्तों, जैसे कि ये सब जो बनता है ना, टर्बो इंजन, टर्बो जो बनता है, आपने पता पढ़ा होगा, मुझे भी नाम नहीं याद आता है। ये गाड़ी में जो ग्रीस डालते हैं, मिनरल फ्यूल जो होता है, वैसलीन बनता है और भी दुनियादारी बनता है। तो इंडिया बनाता है ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाहर से हम लोग कच्चा तेल लेते हैं, फिर हम लोग उसको प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कि बोरोलीन बन गया, वैसलीन बन गया, मिनरल फ्यूल बन गया, तेल वेल बनता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ये बनाते हैं। दूसरे में हम लोग सबसे भेजते हैं बाहर को क्या, जेम्स एंड प्रीसियस, गुजरात में आता है, मतलब हीरा, फिर उसको हम लोग तराशते हैं, काटते हैं, फिर हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा 4 है, फिर 2 है, 1 है, सबसे कम क्या है, कॉटन, ठीक है। तो ये हो गया 20 का करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, सी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन फोरलैंड बेसिन, विंध्यन बेसिन, प्राणहिता, गोदावरी बेसिन, ठीक है। बोल रहा है कहाँ कहाँ पे गैस हाइड्रेट मिलेगा। गैस हाइड्रेट आप समझते हैं दोस्तों क्या होता है, मीथेन। मीथेन क्या होता है, एक गैस है। तो इसके जब चारों ओर बर्फ़ जम जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, मीथेन बाहर नहीं निकल पाता है। मीथेन एक क्या है, फ्यूल है, ईंधन है ना। जिस तरह सीएनजी में क्या यूज करते हैं, नेचुरल गैस, मीथेन को ही नेचुरल गैस बोलते हैं। तो ये एक तरह का हम लोग का ईंधन का सोर्स है। जब इस बर्फ़ को हम लोग फोड़ के निकाल देंगे तो मीथेन निकल जाएगा और हम लोग यूज कर लेंगे फ्यूल के रूप में। तो जो कहीं कहीं इंडिया में हम लोग गैस हाइड्रेट को डिफ़ाइन किए। तो जो भी नदी का बेसिन है, यहाँ से नदी जनरली निकलती है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं इसको, ठीक है। जो समुद्र का किनारे का एरिया होगा वो सब, जैसे हिमालय में उतनी सारी नदी है, ये है, विंध्यन बेसिन में इतनी सारी नदी आती है। उसके बाद प्राणहिता गोदावरी में, दामोदर वाला में, ठीक है, रेवा नदी में, गुजरात का जो कच्छ है, राजस्थान का है, खंभात की खाड़ी, कावेरी, पूरे इंडिया में लगभग एरिया में ये मतलब हम लोग को गैस हाइड्रेट का सोर्स जो है पता चला है कि उसमें क्षमता है। इसका आंसर होगा दोस्तों 21 का डी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोल रहा है कि इफ़ वन स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी टू द कोस्ट ऑफ चिली वाया इंडोनेशिया, मलेशिया, द अरेबियन पेनिनसुला, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, व्हाट विल बी द consequence of his or her training with the meeting with the following tribes in the order of east to west। बोल रहा है पापुआ न्यू गिनी कहाँ है दोस्तों। अगर हम देखें कि अगर ये इंडिया है और ये आपका इंडोनेशिया है और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका मलेशिया यहीं पे होगा, मलेशिया, ठीक। और क्या बोल रहा है कि हाँ, तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी से होते हुए आप कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा ट्राइब मिलेगा सबसे पहले और सबसे बाद में, उसके बारे में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ओरांग असली। आपको पता है कि ओरांग असली कहाँ पे है दोस्तों, मलेशिया में। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओरांग असली, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओरांग असली। तो जब भी आप नोट बना रहे थे, ब्राज़ील में जो अवा ट्राइब हम लोग देखे थे, अंगत्सु देखे थे, तो वहाँ पे आपको याद कर लीजिए। उसके बाद बेदू ट्राइब। बेदू ट्राइब आपको पता है, या बदू या बेदू बोलते हैं। वो जो है ट्राइब दोस्तों, वो है कहाँ पे, अरब का। अरब कहाँ है दोस्तों, यहीं पे है अरब, है ना, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे बदू ट्राइब, ठीक है। और जो हौसा ट्राइब है दोस्तों, ये मिलता है आपका अफ्रीका में। तो सबसे पहले आपको कौन सा ट्राइब मिलेगा दोस्तों, ओरांग असली मिलेगा। फिर आगे आगे चलते आएंगे बदू मिल जाएगा अफ्रीका में। फिर आगे आगे चलते आएंगे अफ्रीका में क्या मिल जाएगा, बदू कहाँ मिल जाएगा, अरब, सऊदी अरेबिया में। और हौसा कहाँ मिल जाएगा, अफ्रीका में, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी, ओरांग असली, बदू और हौसा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में है। बोला इट इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। बोला भारत में ये प्राचीन समय से कर रहे हैं। आपने सुना है क्या, वो प्राचीन समय से कोई चीज़ करते हैं तो प्लांटेशन फेमस होता। लेकिन इंडिया में देखिए हम लोग पढ़े कि अंग्रेज जो है प्लांटेशन इंडिया में लेकर आए। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा खेत है और उसमें एक तरह का हम लोग फसल लगा देंगे, जैसे चाय का बागान प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, शुगर केन का कर सकते हैं, रबड़ का कर सकते हैं। तो ये सब कौन लेके आया, यूरोपियन लेके आया। इंडिया में ट्रेडिशनल थोड़ी करते थे इसको। हम लोग क्या करते थे, खेत है तो पहले यहाँ पे चावल भी लगा दिया, गेहूँ भी लगा दिया, दाल भी लगा दिया, टमाटर भी, चटनी भी खा लिए, चोखा भी बना दिया आलू का, है ना। तो एक फील्ड में मिक्स करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, है ना। तो ये गलत है।
तभी तो आपने देखा होगा स्लेव ट्रेड, जो दास लोगों का व्यापार होता था, क्यों होता था? क्योंकि स्लेव ट्रेड को हम लोग अंग्रेज़ लोग काम करवाता था, यूरोपियन लोग करवाता था इन्हीं प्लांटेशन खेत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सस्ते मज़दूर की ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड एंड एक्सपेंसिव लेबर। बोल रहा है ये खर्चीला मज़दूर चाहिए। नहीं, खर्चीला नहीं चाहिए, सस्ता मज़दूर चाहिए होता है प्लांटेशन के लिए, तभी तो अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते थे, है ना। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया और दूसरा भी। मेरा कथन क्या बच गया? तीसरा सही। तीसरा भी देख लेते हैं। मल्टीपल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। नहीं, प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि एक क्रॉप को हम लोग लगाते हैं, 1 से 2 क्रॉप, तो ये भी गलत है। कौन सा करेक्ट है दोस्तों? कोई करेक्ट नहीं है, सही होगा। तो 23 का सही है, ठीक है। आगे देखें। बोल रहा है विद रेफरेंस टू मैंगनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंगनीज के बारे में बोल रहा है इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। मैंगनीज बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्षणभंगुर, ठीक है। हार्ड होगा लेकिन क्षणभंगुर होगा, टुकड़े टुकड़े में इसका क्या क्षमता होता है, लेकिन एक बार अगर जुट गया तो फिर तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सही है। क्यों सही? अब देखिए आयरन जो होता है दोस्तों, आयरन से जो हम स्टील बनाते हैं तो हम लोग आयरन उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन जब इसमें हम लोग मैंगनीज डाल देते हैं दोस्तों, Mn मैंगनीज फॉर्मूला होता है, तो वो स्टील बनता है और स्टील बहुत हार्ड होता है कि नहीं होता है? होता है। इट्स चीफ ओर इज पायरोलूसाइड। इसका चीफ ओर को पायरोलूसाइड बोलते हैं। नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, ये सही है, ठीक है। बोल रहा है जो चिली है उसका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज का हाईएस्ट रिजर्व है, ठीक है। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये चिली नहीं है, ये कौन सा देश है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? मैंगनीज है। चिले में जो है दोस्तों वो आपका टीन है, कॉपर भी मिलता है, ठीक है, मैंगनीज नहीं उतना मिलता है, ठीक। तो करेक्ट कौन होगा? 1 और 2, 24 का बी। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP। बोल रहा है अंडर द रिवाइज्ड प्लान रेस्ट्रिक्शन ऑन द पोल्यूटिंग, हम लोग को GRAP के बारे में बताना है। बोल रहा है अंडर द रिवाइज्ड प्लान रेस्ट्रिक्शन ऑन द पोल्यूटिंग एक्टिविटी विल बी डिपेंडेंट ऑन PM 2.5 एंड PM 10 कंसंट्रेशन रादर देन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। बोल रहा है कि हम लोग जो भी GRAP में मतलब समझते क्या होता है, जैसे आपने दिल्ली में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक संस्था बना दिया था GRAP, ठीक है। तो ये संस्था क्या करती है दोस्तों, जब भी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब भी 200 के ऊपर पहुँच जाता था दोस्तों, कितना? 200 के ऊपर, ठीक है, तो फिर ये हरकत में आती थी और फिर कुछ एक्टिविटी को कुछ बंद कर दी, जैसे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, गाड़ी कम चलेगी, ये सब होता था, ठीक है। तो PM 2.5 पे पहले हम लोग डिपेंड रहते थे, लेकिन PM 2.5 पे देखिए यार इस पर कुछ होने से रहा, तब हम लोग टारगेट किए यार कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख के हम लोग करेंगे। तो जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर जाएगा तब GRAP तुरंत उस एरिया में लग जाता था। और ये भी कहाँ लगता है? तो दिल्ली और NCR के रीजन में, क्योंकि यहीं पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक। तो ये हमारा गलत है। बोल रहा है कि PM 2.5 10 पहले होता था, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम लोग करते हैं। फिर बोल रहा है कि जो EPC है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये एक डेजिग्नेटेड एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज प्लान। तो बोल रहे जो भी प्लान बनेगा कि कब गाड़ी बंद करना है, कब क्या करना है, उसके लिए EPC ये करती है दोस्तों। ये पहले करती थी, ठीक है, लेकिन देखा गया कि पोल्यूशन बहुत दिल्ली में बढ़ रहा है और ये संस्था नहीं कर पा रही, तो सरकार एक कानून लेके आई है और उस कानून के तहत एक बॉडी बनाई है दोस्तों, जिसका नाम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल NCR रीजन। क्या बनाई है? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन। और ये जो संस्था बना है दोस्तों, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन। और ये एक कानून से बना है, ठीक है, कानून का नाम भी पूरा वही है, ठीक है, एक्ट। प्रेसिडेंट के द्वारा उसको मिल गया सलाह, ऑर्डिनेंस था और धीरे धीरे उसको सलाह मिल गया प्रेसिडेंट का, वो कानून बन गया। तो जैसे ही कानून बना तो ये जो बॉडी थी जो काम नहीं कर पा रही थी उसको ये ख़त्म कर दिया। तो ये अब डेजिग्नेटेड एजेंसी नहीं थी, पहले थी ये, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों D। तो अब याद कर लीजिए GRAP के बारे में, जो PM 2.5 10 पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए पहले EPC था, अब EPC नहीं है। और ये दिल्ली NCR संस्था
के लिए बना गया है, दिल्ली एनसीआर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इसको बोला था तभी बनाया है। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों आप देख रहे थे जीरो आईएएस चैनल, इसमें देखिए मैंने डिस्कशन किया आज 25 क्वेश्चंस का। बताइए कि ऐसा डिस्कशन आपने आज तक कहीं पे भी यूट्यूब पे देखा या खुद से इतना मतलब कर पा रहे थे? मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने तक और ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने तक आपको दोनों एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित होगी, ऐसा 100% गारंटी है दोस्तों। बस आप मेहनत आपको करना है, मेहनत में आप कोई कोताही नहीं कीजिए, जितना हो है सिलेबस उतना अच्छे से पढ़िए। जो भी बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, मुरनाल सर का लेक्चर है, शंकर आईएएस है, जो भी आपका नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर को पढ़िए और प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। मुरनाल सर का भी लेक्चर आ रहा है, ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल में जीरो आईएएस में, उसमें मुरनाल सर का भी लेक्चर है, लक्ष्मीकांत के भी कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ईपीएफओ के लिए अकाउंटिंग डेली बेसिस पे आ ही रहा है, लेबर लॉ भी आ रहा है। ठीक है, सब धीरे धीरे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप इस चैनल में कंटिन्यू बने रहिए। आप देख रहे थे जीरो आईएएस पे राहुल बनवाल ईपीएफओ में जो सिलेक्टेड ऑफिसर है उसके द्वारा आज का डीपीपी। ठीक है, भगवान से ही मंगल कामना के साथ यहीं पे आपका जो है इस लेक्चर को एंड करता हूँ कि आप जल्दी सफलता प्राप्त करें और अपने माँ बाप का सपना, खुद का सपना को साकार करें। मेहनत करते रहें, थकना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेहनत कर रहे हैं तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलवाने के लिए आप पे समर्पित हो जाएगी। ठीक है, पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। भगवान आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें।